नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी निवासियों को 77वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर भारत के विजन का ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, निवेश को बढ़ावा मिला है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर और आधुनिक शैक्षणिक संस्थान प्रदेश की प्रगति की नई पहचान बन रहे हैं। आज का उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह दिन हमारे गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। लेबर रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और ओडीओपी ने प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की दिशा में अग्रसर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और हेल्थ टेक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। जल, थल, नभ की अद्भुत कनेक्टिविटी ने व्यापार, पर्यटन और निवेश की नई गति दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश को बोटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। आज का यह अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारा संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। दरअसल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है और यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत उनको मिली है और 30 जनवरी तक जांच में पेशी होनी है, यानी कि जांच में वो सहयोग करेंगे और अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। तो प्रदेश में पुलिस कर्मियों की संपत्ति संबंधित जानकारी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। दरअसल हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश पुलिस के केवल 58% कर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का विवरण अपलोड किया। शेष 42% कर्मियों ने यह विवरण नहीं दिया है, जिसके चलते उनका जनवरी महीने का वेतन रोकने की संभावना जताई जा रही है।
डीजीपी मुख्यालय तक तकनीकी सेवा शाखा ने सभी पुलिसकर्मियों को 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने अधीनस्थों को समय पर विवरण अपलोड कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि वेतन भुगतान में कोई रुकावट न आए। ये कार्रवाई कार्मिक विभाग के 6 जनवरी को जारी शासनादेश के अनुरूप की जा रही है। तो मथुरा के जमुना पार्क निवासी रणवीर राज चौधरी, जो उमा मैरिज होम में चौकीदार थे, 18 जनवरी से वो लापता हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि उनके परिजन थाना जमुना पार्क पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। पुलिस ने चौकीदार के लापता होने की गहनता से जांच शुरू की थी और इस बीच उमा मैरिज होम के संचालक और उनके बेटे सोनू पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने सोनू को हिरासत में लिया है और उसने स्वीकार किया है कि उन्होंने रणवीर की हत्या कर शव को यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस अब आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद करने की कोशिश कर रही है। मृतक रणवीर राज चौधरी महावन इलाके के नगला लोका गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि करीब 60 साल के थे और यह मामला न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके में चिंता और आक्रोश पैदा कर रहा है। तो गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस ने वाहन चोरी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक चोरीशुदा ई रिक्शा और एक घटना में इस्तेमाल ई रिक्शा, 2 ई रिक्शा बैटरी वाली और 2000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू उर्फ अंकुर उर्फ ललित, दीपक, आसिफ और अनस पिछले 5 से 6 महीने में गाजियाबाद सिटी सर्किट के कई थाना क्षेत्रों में दर्जन भर चोरी कर चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी किए गए ई रिक्शा को काटकर बैटरियों और स्क्रैप के रूप में उन्हें बेच दिया करते थे और इस मामले में थाना सिहानी गेट पर संबंधित धाराओं 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस के तहत विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में शहर से वाहन चोरी के मामलों में बड़ी सफलता मिली है और आगे भी ऐसे मामलों की रोकथाम के प्रयास जारी रहेंगे। 21/1/2026 को थाना सिहानी गेट पे एक मुकदमा लिखा गया था 38/26, जिसमें वादी द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके ई रिक्शा को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के सामने से चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर कई टीमों का गठन किया गया और इस पे काम चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज के निरीक्षण और बाकी अपने मुखबिर के सूचना के आधार पे आज सुबह 2:45 बजे इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक का नाम रिंकू उर्फ अंकुर है और ये पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुका है। दीपक ये भी सिहानी गेट से जा चुका है चोरी के मुकदमे में। आसिफ और अनस जो है मतलब इनका ये कबाड़ी वाले जहाँ पे इनके पार्ट्स बेचे जाते थे और इनके पास से आज जो चोरी हुई ई रिक्शा है वो भी बरामद हो गई है। 2 बैटरियां बरामद हुई है। जिस ई रिक्शा से ये घटना को कारित करते थे वो भी बरामद हुआ है और कुछ स्क्रैप भी और 2000 रुपए। तो महोबा में एक आदमखोर लकड़बग्घे ने दहशत मचाकर रख दी है। दरअसल कबरई थाना क्षेत्र के गंज गांव में जंगल में बकरी चराने के एक चरवाहे पर लकड़बग्घे ने जानलेवा हमला किया और उसे मरणासन करके छोड़ दिया, यानी कि उसे मरने की स्थिति में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बामुश्किल चरवाहे को बचाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम जब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पहुंची तो पिंजरे के पास पहुंचे प्राइवेट वनकर्मी प्रमोद कुमार पर भी लकड़बग्घे ने हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। हालांकि टीम ने समय रहते उसे बचा लिया और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यह खतरनाक जानवर पिछले कई दिनों से इलाके में देखा जा रहा था और पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग और प्रशासन अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन आदमखोर लकड़बग्घे के इस हमले ने सुरक्षा तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरे हम लकड़बग्घा रेस्क्यू करने के लिए गंज पहाड़ के पास सिद्ध बाबा मंदिर है जो, वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए गए वन विभाग की टीम के साथ पे। तो वहाँ पर मैंने लगभग उसको रेस्क्यू कर ही लिया था। कैचर में अपने जाकर फांस लिया और उसमें मेरा कैचर टूट गया, जिससे लकड़बग्घा मेरे ऊपर हावी हो गया। उसने मेरे ऊपर हमला किया और मैं घायल हो गया। तो अब जिला अस्पताल आया हूँ, बस ये जो काफी ज्यादा घायल भी हूँ। जो रेस्क्यू टीम के सदस्य गंज में किसी हाइना ने उन पर हमला किया था। एक रेस्क्यू टीम का सदस्य प्रमोद कुमार था जो यहाँ घायल अवस्था में आया था। दूसरा एक ग्रामीण था जिसका नाम बौरा था, वो भी घायल अवस्था में लेकिन ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आया था, तो उसको रिफ़र कर दिया गया है। और जो प्रमोद कुमार जी आए थे
तो वो उसकी मुझे स्वयं की जानकारी है, वो मेरी देख रेख में उसके घाव को अच्छी तरह से धुलवाया गया साबुन से। इसके बाद उसको ASV वैक्सीन 1 डोज जो लगती है वो लगवाई गई है, और ARV भी मैंने स्पेशली खुलवा करके, इस समय 3 बजे के आसपास आया था, तो SB इंजेक्शन भी उसको लगवा दिया गया और पेशेंट को भेज दिया गया। अरे हम तो हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने उद्यान विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी आदेश गौतम, जो DRP पद पर तैनात है, लोन पास कराने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए नगद बरामद किया और उसे CHC गढ़ रोड के सामने से गिरफ्तार कर थाना देहात लेकर पहुंची। पूछताछ की जा रही है और टीम मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस गिरफ्तारी से सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संदेश स्पष्ट होता है। एंटी करप्शन टीम का कहना है कि ऐसे मामलों में उन्हें लगातार सतर्क और सक्रिय रहना होगा ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की अनियमितता का सामना न करना पड़े। तो इस खबर पर हमारे साथ श्याम कौशिक, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं हमारे साथ हापुड़ से। श्याम, जिस तरीके से उद्यान विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस मामले में ये पूरी घुसखोरी की जा रही थी? क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? इसमें एक जो उद्यम विभाग का जो अधिकारी है उसको 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिसमें वो उसका विकास योजना के नाम पर, उसको किसान विकास योजना के नाम पर उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब उसने इससे मांगी थी, उनकी शिकायत अधिकारियों से ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इसी वजह से उसको आज रंगे हाथ टीम ने पकड़ लिया। श्याम, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि सरकारी जो रवैया है, सरकारी जो अफसर हैं, जो काम करते हैं, आम लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि अगर सरकारी आदमी है तो घुस तो लेगा ही लेगा। क्या इस तरह के जो मामले हैं जब ये सामने आते हैं, उसके बाद सरकारी सिस्टम पर, सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं और किसी 2-4 को लेकर 200-400 की गणना लोग अपने मन में धारणा बनाकर कर लेते हैं कि अगर 2-4 ले रहा है तो इसी तरीके से सरकारी काम होता होगा, और इसी वजह से सरकारी जो अफसर जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, इन्हीं लोगों के चक्कर में वो भी बदनाम हो जाते हैं। ये आम आदमी अगर दफ्तर में पहुंचता है, अगर उसको कोई काम होता है या कोई भी अपने कार्य के द्वारा जाता है, तो उसके दिमाग में धारणा बनी होती है कि बिगड़ भी पैसे के मेरा कार्य नहीं हो पाएगा। तो वो सभी अधिकारियों या नीचे के अधिकारियों को सच्ची नजर से देखता है। जैसे कि देख पा रहे हो, आपके उद्यान विभाग का एक प्राइवेट कर्मचारी है जो किसी अधिकारी ने अपने नीचे रख रखा था और पैसे उसके द्वारा लिए जा रहे हैं। जैसे बड़े अधिकारी हैं, किसी को भी अपने प्राइवेट तौर पर रख लेते हैं, जिसकी सूचना किसी को नहीं देते और उनके द्वारा वो रिश्वत मांगते हैं और अभी रिश्वत में पकड़ा जाए। जैसे कि एंटी करप्शन टीम ने जैसे गौतम को पकड़ा था, तो उसमें जो कार्रवाई है सिर्फ गौतम पे हुई है, ना कि उसके बड़े अधिकारी पे। वो साफ बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो निकल जाते हैं और छोटे अधिकारी पे कार्रवाई हो जाती है। लेकिन शाम, अगर जिस तरीके से आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने, यानी कि ये पूरा मामला आया है सामने, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, क्या अब सिर्फ इसलिए कि भाई जो घुस ले रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्या जो ये पूरी करप्शन टीम है, एंटी करप्शन टीम है, उसको ये चाहिए कि ये पैसा जा किस तक रहा था, किसके द्वारा जा रहा था, सबकी जांच होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि अगर आप इस तरह की घुसखोरी करेंगे तो फिर आपकी नौकरी जानी तय। इसी में आपको बता दें कि एंटी करप्शन टीम यदि गहनता से जांच करेगी तो वो बड़ा अधिकारी भी, जो बड़ा चोर है वो पकड़ा जाएगा, करप्शन बंद हो जाएगा। जैसे किसी बड़े व्यापारी को या कंपनी को बंद कर दिया जाए तो छोटी चीजों की सप्लाई होनी बंद ही हो जाएगी। लेकिन एंटी करप्शन टीम आती है मौके पे, जिसके द्वारा वो रंगे हाथों जो पकड़ा जाता है, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो या हो। इससे भी पहले घटना में हुई थी जो शिक्षा विभाग में हुई थी, जिसमें BSF साहब बच गई थी और नीचे के 2 प्राइवेट अधिकारी जो नप गए थे और आज तक कोई भी बड़े कर्मचारी पर कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही। एक कहावत साफ है, प्राइवेट आदमी रखो, लूटपाट मचाओ, यदि पकड़ा जाए तो उसकी पनीर चढ़ा दो। ठीक है श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उद्यान विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए, 1 लाख रुपए की रिश्वत, वो भी लोन पास कराने के लिए, और अब एंटी करप्शन टीम ने उन पर कार्रवाई की है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक बीटेक सेकेंड ईयर छात्र ने अपने
हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक छात्र दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने के बाद हॉस्टल लौट रहा था और इस दौरान हॉस्टल प्रबंधन ने परिजनों से शिकायत की और पिता की फोन पर डांट के बाद छात्र ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। ये घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि सभी के लिए सदमे की वजह बनी। पुलिस और हॉस्टल प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है और छात्र के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला युवा मानसिक स्वास्थ्य और तनाव पर भी गंभीर चेतावनी की तरफ इशारा करता है। तो बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शुक्रवार को प्रयागराज माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कटरा मेदिनीगंज स्थित शीतला धाम में दर्शन पूजन किया और इसके बाद राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के महामंत्री और पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता के नए होटल का उद्घाटन किया। साथ ही वो अपने कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। गोविंदा ने प्रतापगढ़ पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई और इस दौरान गोविंदा ने माघ मेले में की गई व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की बेहतर व्यवस्था और भव्य आयोजन देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ। गोविंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था न भूतो न भविष्यति है। उन्होंने धर्म और आस्था से जुड़े आयोजनों को कल्याणकारी बताया। साथ ही अपने बेटे के जल्द बॉलीवुड में कदम रखने की बात भी कही। बहुत अच्छा लगा और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि यूपी में जो धर्मेण हनते व्याधि धर्मेण हनते शत्रु धर्मेण हनते ग्रह यतो धर्मा ततो जया हम लोग जो कहा करते हैं, आज वो यूपी में हम लोग देखने मिल रहा है। जिस तरह से धर्म व्यवस्थाएं हुई हैं ये सब बहुत ही कल्याणकारी है। मुझे भूतो न भविष्यते ऐसे राजकीय व्यवस्थाएं हम लोग देख पा रहे हैं और ये हम लोगों ने देखी आंख से, ये हम पे कृपा हुई, क्योंकि जिस वक्त हम जाया करते हैं तो गर्व से महसूस कर सकते हैं कि ये धर्म कृपाएं जो हैं उसके लिए जो भव्यता हमें चाहिए थी, जो कृपाएं तो हम लोगों ने प्राप्त की ही है, परंतु जो भव्यताएं चाहिए थी और साथ साथ में जो अच्छा लगता है कि हम लोग के पूजा के स्थल के ऊपर आए हुए हैं तो वहाँ पे ऐसा न लगे कि यहाँ पे प्रॉपरली उसे देखा नहीं गया है। तो फिर जो अब हुआ है व्यवस्था, ये तो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यते है। ये राज्य व्यवस्थाओं से हटके उसके बहुत बड़े बियॉन्ड जाके लेवल पे काम हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि ये ऐसा काम कर पाए इस देश में और हम लोग ये देख पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बदायूं शहर के लाल पुल क्षेत्र में शुक्रवार शाम को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राहगीरों ने एक कार के नीचे शव को घसीटते हुए देखा और कार पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होने के कारण लोग और ज्यादा हैरान रह गए। ये भयावह मंजर देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत कार को रुकवाया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार के नीचे फंसे शव को बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में मिले आधार कार्ड से शव की पहचान बिलसी क्षेत्र निवासी गजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में लिया। प्राथमिक जांच में मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। आज रात 8 बजे के लगभग थाना कोतवाली पुलिस को यह सूचना मिली कि एक इवान कार के नीचे एक डेड बॉडी फंसी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच करके इवान कार को कब्जे में लिया गया तथा कार चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसके नीचे से एक व्यक्ति की मृत अवस्था में बॉडी मिली है, जिसकी पहचान बिलसी के घलेंद्र सिंह के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु तत्काल मोर्चरी भिजवाया गया है। कार चालक से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसकी पहचान कादर चौक निवासी प्रविंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो कि वर्तमान में कृषि कॉलोनी थाना सिविल लाइन बदायूं में निवास कर रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में युवती के अपहरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
और इस मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता को छोड़े जाने के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू समाज के सैकड़ों लोग पीड़ित परिवार के साथ सरोजनी नायडू पार्क से पैदल मार्च करते हुए कोच कोतवाली पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आरोपी मुस्लिम युवक सपा नेता रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिंदू संगठनों ने मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार के साथ राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन एसडीएम और सीओ को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी, यहाँ पे एक अनुष्का तिवारी नाम बच्ची है, तो अभी यहाँ पहुँच के नगरवासियों ने हमें यह सूचना दी है कि कुछ अराजक तत्व हैं उनको बहला फुसला कर ले गए हैं। जो सूचना दी गई है उसमें मांग की गई है कि कार्यवाही मौके पर यहाँ पर मतलब एसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि ये शिकायत आ रही है उस पर गंभीरता त्वरित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई। आज हम सभी यहाँ पर जो लोग आपको सब दिख रहे हैं, ये किसी एक समाज के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, ये सभ्यता और संस्कृति के लिए एकत्रित हुए हैं। कोच एक ऐसी भूमि है जो हमेशा से संस्कृति के लिए जानी गई है और सभ्यता के लिए जानी गई है। हमारे जनपद में ये पहला मामला ऐसा आया है जो समाज को, धर्म को, इंसानियत को झकझोर देने वाला है। एक जिहादी शुरू से ही जिसने अपने नाम में भी जिहाद रखा और यहाँ तक कि उसने अपनी जिहादी मानसिकता समाज के सामने उजागर भी कर दी। एक ना समझ बच्ची जो कि ब्राह्मण समाज से आती है, हिंदू समाज से आती है, उसको अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर एक परिवार को इतना गहरा दर्द देकर, जो आज यहाँ पर उसकी माता बैठी है, उसके पिता बैठे हैं, संपूर्ण समाज को अपमानित करके जो उसने कृत्य किया है, ये शर्मनाक है। और हम सभी लोगों की प्रशासन से ये अहम मांग है कि कैसे भी करके सबसे पहले तो प्रशासन हमें एक ये साधारण सा जवाब दे दे कि जब वो आरोपी है तो उसको रात्रि में 1 से 1:30 बजे के बीच छोड़ा क्यों गया। मेरा पहला सवाल, ये मेरा ही नहीं संपूर्ण समाज का सवाल है कि उसको छोड़ा क्यों गया। दूसरी बात, अगर बार हमारी इज्जत पर हुआ है, अगर बार हमारे घर पर हुआ है, तो अगर हमारी लड़की बरामद नहीं होती है, अगर हमारी बहन हमारे पास नहीं आती है, तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उस जिहादी के घर से उसकी बेटी को 24 घंटे के अंदर थाने में बैठाए। हमारी बहन खुद ब खुद आ जाएगी। प्रशासन से जो हमारे साथ हुआ आगे मौका ना मिले और हमारी बच्ची को हमारे सामने 24 घंटे में करा दे, हमें बस बहुत कुछ चाहिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर में आयोजित आरसी विदुर कबड्डी लीग में संभल के पूर्व सीईओ, वर्तमान में फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कबड्डी खेल को लेकर बड़ा बयान दिया है। एसपी अनुज चौधरी ने कहा कि कबड्डी ऐसा खेल है जिसे ओलंपिक में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कबड्डी ओलंपिक में शामिल होती है तो फिर सारे गोल्ड मेडल भारत ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि कबड्डी भारतीय संस्कृति और मिट्टी से जुड़ा खेल है और देश में इसकी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी है। एसपी अनुज चौधरी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर नशा करना है तो जीवन का करो, जवानी का करो और अपने देश का नशा करो। उनके इस बयान पर मौजूद खिलाड़ियों और युवाओं ने तालियों के साथ उनका समर्थन जताया। तो मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई और चिंता हरण मंदिर मोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और जिसमें 2 लुटेरे किशनवीर और रोहित उर्फ रोहिताज गोली लगने से घायल हो गए। तीसरे आरोपी वरुण को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी महावन क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई लूट की कई घटनाओं में वांटेड थे, यानी वांछित थे। मुठभेड़ के बाद मौके से 2 अवैध तमंचा, नकदी, मोबाइल फोन और लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को थाना महावन एवं जनपद की रिवाड़ी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। थाना महावन क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे अभियुक्तों के बारे में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि आज वो फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए महावन क्षेत्र में आ रहे हैं। इस सूचना पर रिवाड़ी टीम एवं थाना महावन की पुलिस के टीम के द्वारा संयुक्त रूप से बरेली हाईवे के पास चेकिंग की जा रही थी
इसी दौरान एक बाइक पर 3 लड़के आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस को देख के भागने लगे। उन्होंने अपनी गाड़ी चिंता हरण महादेव मार्ग पर मोड़ दी और बारिश के कारण उनकी गाड़ी स्लिप हुई और वो नीचे गिर गए। पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देख करके उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे कि अभियुक्तगणों को गोली लगी। गोली लगे हुए अभियुक्तों ने अपने नाम किशनवीर व रोहित उर्फ रोहताश बताया एवं एक अन्य व्यक्ति जिसने अपना नाम वरुण बताया, उसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया। सभी घायलों को तत्काल ही इलाज के लिए जिला अस्पताल मथुरा भेज दिया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2100 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन और 1 पर्स बरामद हुआ है। बाद में इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। तो बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में गुलदार के हमले से इलाके में दहशत फैल गई। ग्राम इनायतपुर में खेत पर मां के साथ गए एक मासूम बच्चे पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। बच्चा अपनी मां कुसुम देवी के साथ खेत पर गया हुआ था और तभी गन्ने के खेत में घात लगाकर बैठे गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मां ने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार से सीधी भिड़ंत कर ली और किसी तरह उसे भगा दिया। हालांकि तब तक गुलदार बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर चुका था। घायल बच्चे को परिजन और ग्रामीण तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों में गुलदार की मौजूदगी को लेकर भारी डर का माहौल है। मैं तो खेत पर गई थी गन्ना छीलने और साथ में मेरा बच्चा था और मैं तो छीलने लग रही थी और पीछे से आया, मेरे बच्चे को गुलदार ने पकड़ लिया और मैं पास में थी। जो मैंने ध्यान कर लिया, नहीं मेरा बच्चा जान से खत्म हो जाता। आपने बचाया? हाँ, मैंने बचाया। कितना घायल? बहुत सारी चोट लगी हुई मेरे बच्चे के। जनपद बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर के खेतों में बच्चे पर गुलदार ने हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्चा अपनी मां के साथ खेत पर गया था। इस दौरान गन्ने खेत में घात लगाए बैठे गुलदार ने बच्चे पर बुरी तरह हमला कर उसे जख्मी कर दिया। तो वहीं मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गुलदार से भिड़ गई और गुलदार के चुंगल से बामुश्किल अपने बच्चे की जान बचाई। फिलहाल परिजनों ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। तो वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मीडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह विजय। तो एक बार फिर दादरी थाना क्षेत्र से डरावनी खबर सामने आई। दरअसल रामपुर फतेहपुर में एक बारात के दौरान जमकर बवाल हुआ। सूचना के मुताबिक 30 से 40 दबंग गाड़ियों से पहुंचे और लाठी डंडे फरसे लेकर बारात पर हमला कर दिया और इस हमले में 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हमले के दौरान भगदड़ मच गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। शुरुआती जांच में यह हमला पुरानी रंजिश को लेकर किया गया बताया जा रहा है। हमारे घर वाले बड़े बुजुर्ग, पिताजी, दादाजी, चाचाजी, ताऊजी और पारिवारिक ताऊजी सारे एक गांव से बारात गई हुई थी, उसमें सब गए हुए थे। वहां पे गांव के कुछ लोग दूसरे परिवार के, उन्होंने अचानक से 40 रामपुर सिरसा, रामपुर फतेहपुर, सिरसा रामपुर बोलते हैं, रामपुर फतेहपुर। वहां पे उन्होंने 40 लोगों ने कम से कम 40 लोग। ये चढ़त के दौरान कैसे? ये मिलाई के दौरान जो चढ़त से पहले प्रक्रिया होती है उसके दौरान चीजें और अटैक कराए। भैया क्या क्या हथियार थे उनके पास? डंडे, लाठी, फरसा, राइफल, गाड़ियों में गोली। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त है जी, हम मौके पे देखने पहुंच नहीं पाए हैं। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ? हमारी तरफ से 10 लोग घायल है, जिनमें मेरे दादाजी भी हैं, 80-82 साल उम्र है। एक ताऊ जी है जिनकी 70 साल उम्र है और 60 साल के ताऊ जी हैं, 50 साल से सब एवं लोग हैं हमारे। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।